हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम हमारे कंसोलिडेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए वर्टिकल सैंड ड्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक कर लें, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। अभी तक जो भी हमने पढ़ा दैट वाज रिगार्डिंग प्राइमरी कंसोलिडेशन, जिसको हम सिंपली कंसोलिडेशन भी कहते थे, ठीक है। पर सेकेंडरी कंसोलिडेशन कितनी हो रही है, अगर उसके मैग्नीट्यूड को डिटरमिन करना है, क्योंकि जो हाईली प्लास्टिक क्लेज होती हैं या जो ऑर्गेनिक क्लेज होती हैं उनमें सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द टोटल सेटलमेंट। तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन के द्वारा कितनी सेटलमेंट हो रही है ये हमको पता होना चाहिए। इसको कैसे एस्टिमेट करना है इसका हमको अंदाज़ा होना चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल्टा एच। यहाँ पे डेल्टा एच जो भी मैं लिख रहा हूँ दैट इज ओनली फॉर सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, जो प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट के बाद होती है। क्यों होती है ये? ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था इन आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। तो डेल्टा एच जो कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट का मैग्नीट्यूड है, दिस इज इक्वल टू सी एस एच 100 बाई 1 प्लस सी 100 लॉग ऑफ टी बाई टी 100। अब इसमें सी एस एक बार के लिए आप छोड़ दो, बाकी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपको सी एस क्या है उसको भी इन डिटेल समझा देता हूँ। एच 100 इज थिकनेस ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन। मतलब जब ये 100% प्राइमरी कंसोलिडेशन हो गई ना, उसके बाद जो भी थिकनेस है हमारी कंप्रेसिबल लेयर की, जो हमारी क्ले सॉइल है उसकी जो भी थिकनेस है उसको H100 कहा जा रहा है, राइट। H100 E100 जब भी जो भी प्राइमरी कंसोलिडेशन हो गई उसके बाद जो भी वॉइड रेशियो हुई 100% प्राइमरी कंसोलिडेशन होने के बाद उसको हम E100 का नाम दे रहे हैं। लॉग ऑफ टी बाई टी 100, टी 100 क्या है? टी 100 इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन। हमने जो ऊपर लोड लगाया है तो कितने टाइम के बाद प्राइमरी कंसोलिडेशन हो रही है, दैट इज टी 100। और टी है टाइम फॉर विच दिस मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, डेल्टा एच, ठीक है। तो कितने टाइम में ये सेकेंडरी कंसोलिडेशन हो रही है, या मान लीजिए कहीं बीच में आपको देखना है कि मान लीजिए प्राइमरी कंसोलिडेशन के बाद सेकेंडरी कंसोलिडेशन को लेट्स से हाफ एन ईयर लग रहा है, ठीक है। लेट्स से हाफ एन ईयर 6 मंथ्स लग रहे हैं, ठीक, 6 मंथ्स लग रहे हैं उसको। तो आपको 3 मंथ्स पे पता करना है कितना मैग्नीट्यूड होगा सेकेंडरी कंसोलिडेशन का। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, राइट, कि मान लीजिए फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन 12 मंथ्स लग रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ मैं आपको कि टी और टी 100 क्या होंगे। वैसे तो ये फॉर्मूला ही आपको पता हो, दिस इज़ मोर देन इनफ, बट स्टिल मैं आपको एक एग्जांपल लेके आपको अंदाज़ा दे देता हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, राइट। लेट्स से कि टी 100 कि मतलब टाइम जब हमने एक एडिशनल स्ट्रेस अपने सॉइल के ऊपर लगाई जिसकी वजह से कंसोलिडेशन होने लग गई हमारे सॉइल की, दैट इज लेट्स से 3 इयर्स, ठीक है, 3 इयर्स। और टी मतलब सेकेंडरी कंसोलिडेशन जब हुई पूरी हो गई, लेट्स से दैट इज 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर इसके बाद हो रहा है, तो 3 इयर्स तो ये हो गए, ठीक है। टी हमने लेना है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ लोडिंग, 3 इयर्स ये हो गए, उसके बाद 1 ईयर और लग रहा है इस सेकेंडरी कंसोलिडेशन के लिए, तो 1 ईयर प्लस 1 ईयर दिस विल बिकम इक्वल टू 4 इयर्स। तो यहाँ पे टी बाई टी 100 क्या आ जाएगा? 4/3, ठीक है। तो ये ऐसे आप टी और टी 100 की वैल्यूज आप पुट कर लोगे, एक एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको भी रब कर देता हूँ, माई डस्टर हियर इट इज नो। ये आपको क्लियर हो गया कि टी और टी 100 क्या लेने हैं, ठीक है। वैसे तो इसमें से क्वेश्चन है, इसका चांस बहुत ही कम है, आपको फॉर्मूला पता हो दिस इज मोर देन इनफ, बट स्टिल अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। नाउ टी आपको समझ लग गया, टी 100 आपको समझ लग गया, E100 H100 सब कुछ आपको समझ लग गया। हमारा सिर्फ एक पैरामीटर रह गया, कौन सा? CS, जिसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स। जैसे प्राइमरी कंसोलिडेशन में था कंप्रेशन इंडेक्स,
वैसे उसको कायदे से प्राइमरी कंप्रेशन इंडेक्स कहना चाहिए था, पर क्योंकि हम सारी बात प्राइमरी कंसोलिडेशन की ही कर रहे थे, इसलिए उसको सिंपली हमने कंप्रेशन इंडेक्स का नाम दे दिया। सेकेंडरी कंसोलिडेशन की अगर बात करनी है तो स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा सेकेंडरी कंसोलिडेशन। अगर सिर्फ कंसोलिडेशन है तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब है कि प्राइमरी कंसोलिडेशन है वो, ठीक है। इसमें स्पेसिफिकली हमको बताना पड़ रहा है कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन की बात हो रही है, इसलिए हमने ना इसको नाम दे दिया CS, सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स, ताकि स्पेसिफिकली पता लग सके दैट दिस कंप्रेशन इंडेक्स इज यूज्ड टू डिटरमिन सेटलमेंट ड्यू टू सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ठीक है। सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स इसकी वैल्यू क्या होती है? जैसे जब हमने कंप्रेशन इंडेक्स करा था इन आवर प्राइमरी कंसोलिडेशन, उसमें हमने देखा था दैट सीसी की वैल्यू थी, सीसी वाज डेल्टा ई, सीसी वाज स्लोप ऑफ वॉइड रेशो वर्सेस लॉग सिग्मा बार ग्राफ। तो सीसी की वैल्यू थी हमारे पास, सीसी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन और कंप्रेशन इंडेक्स इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय लॉग ऑफ सिग्मा 2 बार बाय सिग्मा 1 बार, ये वैल्यू थी सीसी की। सेकेंडरी कंप्रेशन इससे थोड़ा सा अलग है। सेकेंडरी कंप्रेशन इज द रेशो, या ये मैं कह लूँ इज द स्लोप ऑफ वॉइड रेशो वर्सेस, यहाँ पर लॉग सिग्मा बार नहीं, वर्सेस लॉग टी कर्व, लॉग ऑफ टाइम लॉग टी कर्व, ठीक है। जैसे हमने जो एक ऐसे ग्रांडेज लॉगरिथमिक ऑफ टाइम फिटिंग मेथड किया था, उसमें हमने एक्स एक्सिस पे लॉग टी लिया था ना, वैसे इसमें भी जब हमको सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स को डिटरमिन करना है, वैसे इसमें भी एक्स एक्सिस पे हमको लेना है लॉग टी, ठीक है, लॉग टी लेना है, और जो वाई एक्सिस है उस पर तो एज यूजुअल वॉइड रेशो ही होगी, ठीक है। तो इसमें जो सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स है, दिस विल बिकम इक्वल टू, दिस इज स्लोप क्या होगी, डेल्टा ई, चेंज इन वॉइड रेशो, डेल्टा ई बाय, यहां पर था लॉग ऑफ सिग्मा 2 बार बाय सिग्मा 1 बार। तो ये क्योंकि इसमें थी स्लोप ऑफ वॉइड रेशो वर्सेस लॉग सिग्मा बार, राइट, उसका यहां पे स्लोप ऑफ वॉइड रेशो वर्सेस लॉग टी कर्व, तो डेल्टा ई बाय लॉग ऑफ T2 बाय T1। ध्यान दीजिए, इसमें था स्लोप ऑफ वॉइड रेशो कंप्रेशन इंडेक्स में, जब प्राइमरी कंसोलिडेशन की हम बात कर रहे थे, तो इसमें था वॉइड रेशो वर्सेस लॉग सिग्मा बार का जो ग्राफ है उसकी स्लोप, यहां पर है वॉइड रेशो वर्सेस लॉग टी ग्राफ उसकी स्लोप। तो सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स की वैल्यू होगी डेल्टा ई बाय लॉग ऑफ T2 बाय T1, और ये स्लोप आपको लेनी है आफ्टर द प्राइमरी कंसोलिडेशन हैज अकर्ड। आपको अगर याद हो पिछले से पिछले लेक्चर में जब हमने बात करी थी एक ऐसे ग्रांडेज लॉगरिथमिक ऑफ टाइम फिटिंग मेथड के द्वारा डिटर्मिनेशन ऑफ CV, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, उसमें हमने बात करी थी कि जब परसेंटेज यू इक्वल टू 100% के नीचे जो भी होगा उसको हम सेकेंडरी कंसोलिडेशन का नाम देंगे, ठीक है। तो उस सेकेंडरी कंसोलिडेशन की जो भी स्लोप होगी, उसका की नहीं, वॉइड रेशो वर्सेस लॉग टी की, उसमें तो डायल गेज रीडिंग वर्सेस लॉग टी का ग्राफ था, ये हमको लेना है डेल्टा ई बाय लॉग टी का ग्राफ, राइट, दोनों में फर्क है। तो उसमें राइट आपको अब ये समझ लग गया कि हमको कौन सा फेज लेना सॉइल का, ऐसा नहीं कि सेटलमेंट का आपने ग्राफ बनाया कहीं पर भी आपने ले लिया ना, वो वाला पार्ट लेना आपको जो प्राइमरी कंसोलिडेशन के बाद शुरू हो रहा है वॉइड रेशो वर्सेस लॉग टाइम के ग्राफ में, ठीक है। प्राइमरी कंसोलिडेशन हो गई, अब जो पार्ट है हमारा वॉइड रेशो वर्सेस लॉग टी ग्राफ का, उसकी आपको स्लोप लेनी है, उसकी स्लोप का नाम दिया जा रहा है यहां पर सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स, जिसको हम CS से डिनोट कर रहे हैं। दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ, इसको अब मैं रब कर देता हूं क्योंकि इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, ये एक पैरेलल्स ड्रॉ करने थे बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंडरी कंसोलिडेशन, इसलिए मैंने ये दो फॉर्मूलाज लिखे थे, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा रेफरेंस बताने के लिए कह रहा हूँ, सिंपल जो ग्राफ होगा वर्सेस वॉइड रेशो वर्सेस यहाँ पे होगा लॉग टी का, इसकी आपको सिंपली स्लोप ले लेनी है जो प्राइमरी कंसोलिडेशन के बाद होगी, ठीक है। और ये भी अगर थोड़ा सा और मैं इसके डिटेल में जाऊँ तो जो भी स्ट्रेस इंक्रीमेंट की आप बात कर रहे हो
उस स्ट्रेस इंक्रीमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी स्लोप आपको यहाँ पर नजर आएगी वो आपको लेनी है, जो आपकी फील्ड में आएगी उसको आपको लैब में रेप्लिकेट करना है, राइट। नो, तो ये बात होगी सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट कि कितनी मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंडरी कंसोलिडेशन होगा उसकी हमने बात कर ली है। दिस इज ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, ये भी हमने बात कर ली है, राइट। अब हम बात करेंगे वर्टिकल सैंड ड्रेन्स की। पहले मैं उसकी एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, ताकि उसमें हमारा टाइम ना वेस्ट हो। फिर मैं उसके कंपोनेंट्स आपको समझा देता हूँ एंड देन उसकी थ्योरी मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख के आपको पढ़ के सुनाऊंगा और समझाऊंगा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद वर्टिकल सैंड ड्रेन्स। तो अब अगर हम वर्टिकल सैंड ड्रेन्स की बात करें तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये होती क्या है। ये और कुछ नहीं, एक वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको हमने सैंड से भरा होता है। जो ये आपको ब्लैक से नज़र आ रहे हैं बनाए हुए, दीज आर वर्टिकल कॉलम्स, और जो मैंने ये ब्लू से बनाए हैं दिस इज रिप्रेजेंटिंग सैंड। ये वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हमने सैंड से फिल किया हुआ है। इसको करते कैसे हैं? सिंपली आप एक हॉलो केसिंग सॉइल के अंदर यू ड्राइव हॉलो केसिंग इनसाइड द सॉइल एंड देन यू फिल इट विद सैंड, ठीक है। जो ये आप सैंड से फिल करते हो ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि इस सैंड की परमेबिलिटी जिससे आप फिल कर रहे हो इस सैंड ड्रेन को, दिस इज इक्वल टू परमेबिलिटी ऑफ सैंड 1000 टाइम्स परमेबिलिटी ऑफ क्ले, जिस क्ले में आप इन वर्टिकल सैंड ड्रेन्स को इंस्टॉल कर रहे हो। जब ये हो जाती है तब हम उस जो हमारी केसिंग होती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, राइट। तो ऐसे हम हमारी जो वर्टिकल सैंड ड्रेन्स है उनको इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो अब बात कर लेते हैं कि ये करते क्यों हैं हम। ठीक है, ऐसे करते हैं, पर करते क्यों हैं? ये इसलिए करते हैं कि जब हमको एक एम्बैंकमेंट बनानी होती है हमारे क्लेई सॉइल के ऊपर, ध्यान दीजिए, क्लेई सॉइल के ऊपर जब हमको एम्बैंकमेंट बनानी होती है तब क्या होगा, एम्बैंकमेंट बनाने की वजह से एक एडिशनल लोड आया इस क्ले के ऊपर, राइट, एंड दिस क्ले विल प्रोबेबली बी अ सैचुरेटेड क्ले, ठीक है। सैचुरेटेड क्ले के ऊपर एक आप एडिशनल स्ट्रेस लगा रहे हो तो क्या होगा, इसकी कंसोलिडेशन होने लग जाएगी। अब अगर आपने सीधा एम्बैंकमेंट बना दी, कंसोलिडेशन होने लग गई, फिर इसमें सेटलमेंट डेफिनेटली इसके नीचे जो सॉइल है वो सेटल करने लग जाएगा। जब सॉइल सेटल करने लग गया तो कहीं पर ज़्यादा सेटल करेगा, कहीं पर कम सेटल करेगा, तो डिफरेंशियल सेटलमेंट, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, मतलब डिफरेंशियल सेटलमेंट आने लग गई। जब डिफरेंशियल सेटलमेंट आने लग गई तब इस एम्बैंकमेंट में हमको क्रैक्स नज़र आने लग जाएंगे और हमारी एम्बैंकमेंट अगर टूटेगी नहीं तो कम से कम कमज़ोर ज़रूर हो जाएगी, उसकी लाइफ डेफिनेटली कम हो जाएगी, राइट। तो इस एम्बैंकमेंट को बनाने का जो भी पर्पस था हमारा वो डिफीट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी कंस्ट्रक्शन से पहले वर्टिकल सैंड ड्रेन्स बना देते हैं ताकि एम्बैंकमेंट की कंस्ट्रक्शन के दौरान ही जो कंसोलिडेशन इस क्लेई सॉइल की होनी है जिसके ऊपर हम अपनी एम्बैंकमेंट, ये वाली एम्बैंकमेंट बना रहे हैं, इसकी जो भी सेटलमेंट होनी है वो इसके जो कंस्ट्रक्शन है एम्बैंकमेंट की उसके दौरान ही हो जाए। सारी कंसोलिडेशन एम्बैंकमेंट की कंस्ट्रक्शन के दौरान ही हो जाए, इसीलिए हम ये वर्टिकल सैंड ड्रेन्स बना रहे हैं। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि जो सॉइल को कंसोलिडेशन के लिए ज़्यादा टाइम लगना था वो जल्दी सेटल हो जाए। क्यों? क्योंकि अब इसको ड्रेन करने के लिए ऐसा नहीं है कि मान लीजिए दिस इज ऑफ कोर्स ए इम्परवियस लेयर, इम्परवियस ये जो ऊपर है दिस इज एन इम्परवियस लेयर, ये वाली, राइट, दिस इज एन इम्परवियस लेयर। अब अगर सॉइल को ड्रेन होना था तो डेफिनेटली उसको एक ऐसा पाथ ढूंढना पड़ना था कि जिसकी कुछ परमेबिलिटी हो, राइट, और उसने को टाइम लग जाना था डेफिनेटली, राइट, कहने का ये मतलब है। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो भी पार्टिकल है उसको कहीं ट्रैवल नहीं ज़्यादा दूर करना पड़ेगा ड्रेन होने के लिए,
उसको इधर वो ट्रेवल हो सकता है। जो ये हाफ आ गया ना, हाफ आ गया, दिस इज हाफ वे बिटवीन वर्टिकल सेंटरिंग। तो इस हाफ के जो इधर पार्टिकल्स होंगे, राइट, लेट मी शो इट विद रेड मार्कर, जो इस साइड पार्टिकल्स होंगे वो इधर ड्रेन हो जाएंगे, जो इस हाफ के इस साइड पार्टिकल्स होंगे वो इधर ड्रेन हो जाएंगे। तो जो लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ है वो बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ बहुत कम रह गई, इसीलिए हमारे सॉइल की कंसोलिडेशन की रेट बहुत बढ़ जाएगी। मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी कंसोलिडेशन होने लग जाएगी, और वो जल्दी इतनी जल्दी होती है कि इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान जो कंसोलिडेशन होनी है वो हो जाएगी। और जब इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई, क्योंकि इसकी अब कंसोलिडेशन हो गई, पोर वाटर प्रेशर निकल गया, तो इसकी शीयर स्ट्रेंथ वो भी इम्प्रूव हो जाएगी इस सॉइल की। क्योंकि अब सॉलिड टू सॉलिड कंटैक्ट वो बढ़ जाएगा, बिकॉज इफेक्टिव स्ट्रेस विल इंक्रीज। और शीयर स्ट्रेंथ आपको पता है, इफेक्टिव स्ट्रेस का एक मेजर पार्ट इज शीयर स्ट्रेंथ का इज अ मेजर पार्ट जो है वो इफेक्टिव स्ट्रेंथ होती है, राइट। इफेक्टिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है शीयर स्ट्रेंथ हमारी। तो इस तरीके से आप डैमेज को बचा सकते हो। तो इस केस में जो आपको अगर एक बात आपको नज़र आई हो, एक बात आपने नोटिस की हो, वो ये होगी कि इसमें जो यूजुअल वर्टिकल ड्रेनेज होती है ना हमारे सॉइल की, जैसे इससे पहले जो भी हमने केसेस किए हैं उनमें क्या था, मान लीजिए इधर हमारा कोई सॉइल है, राइट, जो ऐसे जो जब हमने आइसोक्रोन्स भी बनाए थे तब हमने ये बात करी थी कि जो भी हमारा सॉइल का पार्टिकल है वो या तो इधर ट्रेवल करेगा या इधर ट्रेवल करेगा, राइट। अगर टू वे ड्रेनेज है, अगर वन वे ड्रेनेज है तो एक ही साइड ट्रेवल करेगा। पर जो वो ट्रेवल कर रहा था ना, दैट वाज ट्रेवलिंग इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था। अब इस केस में जब हमने वर्टिकल सैंड ड्रेन्स बनाई हैं, इस केस में हमारा जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है वो इस साइड ट्रेवल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वर्टिकल ट्रेवल नहीं करेगा, वर्टिकल भी पार्टिकल्स ट्रेवल करेंगे, बट वो एक इनसिग्निफिकेंट पोर्शन होगा। जो सिग्निफिकेंट पोर्शन होगा हमारी कंसोलिडेशन का, दैट विल बी हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज, ठीक है। और एक बात आपके ध्यान में अगर हो, परमेबिलिटी के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा दैट हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी, हम ज्यादातर कई बार इसको ये भी कह देते हैं दैट परमेबिलिटी पैरेलल टू बेडिंग प्लेट, ठीक है। अगर सॉइल के इस कंटेक्स्ट में देखोगे, अगर बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल हम बात कर रहे हैं, सॉइल के केस में बात कर रहे हैं, लैब में टेस्ट नहीं कर रहे, राइट, हम प्रॉपर जो सॉइल में फील्ड में हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो दैट डेफिनेटली इज हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी, ठीक है। तो अगर मैं फील्ड कंडीशंस की ही बात कर रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी इज डेफिनेटली मोर देन वर्टिकल परमेबिलिटी, राइट। जो ये हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी होगी, इसको एक बार मैं अभी रब कर देता हूँ। हियर इज माय रबिंग क्लॉथ। नाउ देखिए, जो हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी है दैट इज डेफिनेटली मोर देन वर्टिकल परमेबिलिटी, ठीक है। वर्टिकल परमेबिलिटी कम होती है, हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। और CV की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, CV इज इक्वल टू K/mv गामा W, राइट। CV मतलब कोफिशिएंट ऑफ वर्टिकल ड्रेनेज कंसोलिडेशन, इसलिए हम यहाँ पे CV लिखते थे, राइट। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, पर कब, जब वर्टिकल ड्रेनेज हो रही है, इसीलिए CV। जब होने लग गई हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज तो यहाँ पे आ जाएगा CH, ठीक है। CV की जगह आएगा CH, एंड CH इसमें KV का इस्तेमाल हो रहा है, CH में यूज होगा KH का, KH/mv गामा W, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी दैट इज मोर देन वर्टिकल परमेबिलिटी, तो डेफिनेटली जो CH होगा दिस विल बी मोर देन CV। मतलब कंसोलिडेशन का जो रेट है दैट डेफिनेटली विल इंक्रीज, ठीक है। एक तो आपने लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ को कम कर दिया, और ऊपर से पार्टिकल जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है उस डायरेक्शन में
कंसोलिडेशन होने का रेट वो भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए जो एम्बैंकमेंट है इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान ही, इसको मैं थोड़ा सा राइट कर देता हूँ एरोज को, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जो भी एम्बैंकमेंट की कंस्ट्रक्शन है उसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान ही जो भी सेटलमेंट होनी है वो हो जाएगी, राइट। इसमें एक चीज़ जो इसके डिज़ाइन को गवर्न करती है वो होती है स्पेसिंग बिटवीन दी सैंड रेन्स। और डिज़ाइन की कंसिडरेशन में, इसकी डिज़ाइन की कंसिडरेशन में एक बात जो हम ध्यान रखते हैं वो ये होती है दैट स्पेसिंग बिटवीन दी सैंड रेन्स शुड बी लेस दैन दिस थिकनेस ऑफ आर क्ले सॉइल। ठीक है, इसमें आप एक और चीज़ देख सकते हो कि जो हमने ऐसे वर्टिकल सैंड रेन्स बनाई हैं इसको हमने ऐसे नहीं छोड़ दिया, इसको हमने प्रॉपर, इसका एक प्रॉपर पाथ बनाया है, राइट। इस पाथ के थ्रू ये इधर जो भी पोर वाटर इधर से निकलेगा वो ऐसे करके इधर भी निकलेगा, इधर निकल के हमने सेड पाथ बनाया है। अगर हम ये हॉरिजॉन्टल बेड ऑफ सैंड ना बनाते, जो सैंड हमने यहाँ पे फिल करी है वही हमने यहाँ पर भी फिल करी है, अगर हम ये हॉरिजॉन्टल पाथ ना बनाते वाटर के पोर वाटर को ट्रैवल करने के लिए, जो एक्सेस पोर वाटर डेवलप हो गया जब वो डिसिपेट हो रहा है, तो उसके ट्रैवल के लिए अगर हम प्रॉपर पाथ ना बनाते इन दोनों साइड्स पर तो उसको निकलने का कोई रास्ता ना मिलता। अब यहाँ पे हम ये प्रॉपर रास्ता दे रहे हैं, इस रास्ते के थ्रू हम जो प्रॉपर एक पाथ होगा उसके थ्रू हमारा जो एक्सेस पोर वाटर बन चुका है वो ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, एक इसमें बात जो हमको दिक्कत देती है कि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं ना अपनी केसिंग को ताकि हम ये सैंड रेन्स बना सकें, तब जो इसके आसपास का सॉइल है, इस सैंड रेन्स के आसपास का सॉइल वो रिमोल्ड होने लग जाता है। ठीक है, आप खुद ही सोच के देखो, आप खुद ही इमेजिन करके देखो, हम मिट्टी में एक, आप अपनी आंखें बंद करके इसको इमेजिन करके देखो, हम मिट्टी में, राइट, क्ले सॉइल में राधा, एक हम ड्राइव कर रहे हैं एक केसिंग को, उससे आसपास वाला सॉइल डेफिनेटली रिमोल्ड तो हो रहा है बट डेंसिफाई भी होगा। उस डेंसिफाई होने की वजह से पानी उसमें से आसानी से पास नहीं कर पाएगा, राइट। मतलब उसकी परमेबिलिटी कम होगी। परमेबिलिटी क्या बताती है कि पानी कितनी आसानी से ट्रेवल कर सकता है। पानी अब आसानी से ट्रेवल नहीं कर पा रहा क्योंकि डेंसिफाई हो गया सॉइल, तो मतलब उसकी परमेबिलिटी कम हो गई, इसके आसपास वाले सॉइल की परमेबिलिटी कम हो गई। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो कि डायरेक्टली डिपेंड करता है परमेबिलिटी के ऊपर, वो भी क्या होगा, कम होगा। तो जो हम ऐसे इनको ड्राइव करते हैं ना, सैंड केसिंग को ड्राइव करते हैं टू इंस्टॉल सैंड रेन्स, उससे आसपास वाला सॉइल रिमोल्ड हो जाता है, इट डेंसिफाइज, और उसकी कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कम होने की वजह से कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन भी कम हो जाता है। इस इफेक्ट को, इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं स्मीयर इफेक्ट का। क्या नाम देते हैं? स्मीयर इफेक्ट। ये सारी चीज़ें अब इस ब्लैक, जो ये मेरा वाइट बोर्ड है, इसको रब करके आई विल राइट ऑल दीज पॉइंट्स जो मैंने आपको ओरली बताए हैं, ठीक है। और मैं सारे पॉइंट्स लिख के आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इस फिनोमिना को हम कहते हैं स्मीयर इफेक्ट, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो कम हो जाता है इस वर्टिकल सैंड रेन्स को इंस्टॉल करने के लिए जो हमने केसिंग्स ड्राइव करी है उसकी वजह से। और डेफिनेटली हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारा स्मीयर इफेक्ट कम से कम हो, क्योंकि ये हमारे पर्पस को डिफीट कर रही है, राइट। हमारा पर्पस क्या था कि हमारा सॉइल, उसकी जो कंसोलिडेशन होनी है जल्दी से जल्दी कंसोलिडेशन हो जाए, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बढ़ जाए। पर जो स्मीयर इफेक्ट है ये उसको कम कर रहा है, हमारे पर्पस को डिफीट कर रहा है। इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम हो डिस्टर्बेंस, स्मीयर इफेक्ट कम से कम हो, ठीक है। इस बात का हम ड्यूरिंग ड्राइविंग एंड ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग सैंड रेन्स हम इस बात की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा स्मीयर इफेक्ट होगा
उतनी ही कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कम होगी, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा इस सॉइल को सेटल होने के लिए। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सॉइल ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ही सेटल हो जाए। ठीक है, अब एक बात, एक तरह का क्ले होती है, राइट, वन टाइप ऑफ क्ले, जिसमें ये वाला वर्टिकल सैंड ड्रेन्स जो है दोज आर नॉट इफेक्ट, इज हाईली प्लास्टिक क्लेज या ऑर्गेनिक क्लेज या पीट। ठीक है, पीट इज अ हाईली ऑर्गेनिक क्ले। मतलब एक हाईली प्लास्टिक क्ले या ऑर्गेनिक क्ले, उनमें ये इतनी इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो, मैंने ये बात वैसे काफ़ी बार रिपीट करी है कि जो ये हाईली प्लास्टिक क्लेज होती है, ऑर्गेनिक क्लेज होती है लाइक पीट, उनमें सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट, प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन टोटल सेटलमेंट। ठीक है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन उनमें एक स्पेसिफिक, राइट, एक पर्टिकुलर और एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है टोटल सेटलमेंट का। और ये सैंड रेज उस सेकेंडरी कंसोलिडेशन को कंट्रोल ही नहीं करती। ये जो सैंड रेज हमने बनाई है, दीज आर टू कंट्रोल ओनली प्राइमरी कंसोलिडेशन। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कंसोलिडेशन को कंट्रोल करती हैं, सेकेंडरी कंसोलिडेशन को कंट्रोल नहीं करती। और वो सॉइल जैसे हाईली प्लास्टिक क्लेज और ऑर्गेनिक क्लेज लाइक पीट सॉइल, जिनमें सेकेंडरी कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये सेकेंडरी कंसोलिडेशन को तो कंट्रोल कर ही नहीं रही, तो हमारे लिए एक अनइकोनॉमिकल प्रोजेक्ट बन जाएगा। इसीलिए उन सॉइल्स में हम इनका यूज़ कम करते हैं, राइट। उनमें हम कुछ और मेथड्स डेवलप करेंगे, राइट, या सॉइल को इम्प्रूव करेंगे, पर उनमें दिस इज नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस। दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस ओनली फॉर दोज क्लेस विच आर मीडियम सेंसिटिविटी, जिनकी, राइट, जिनकी हाई सेंसिटिविटी ना हो, विच आर मीडियम प्लास्टिक। हाईली प्लास्टिक क्लेस जैसे आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 17 हो, उनके लिए हम ये वाला मेथड नहीं यूज़ करेंगे, राइट। तो अभी जो भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, उन पॉइंट्स को एक एक करके मैं यहाँ पे लिखूँगा और फिर उनको पढ़ूँगा, और आपको अगर एक्सप्लेन करने वाला कुछ होगा, वैसे तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने, बट स्टिल अगर कुछ एक्सप्लेन करने वाला होगा देन आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम दिस पॉइंट्स, राइट। नो, तो अब जो हमने पॉइंट डिस्कस किए थे उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे। अब वन बाय वन करके इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सैंड ड्रेन्स आर वर्टिकल सैंड कॉलम्स। कि ये होते क्या है, राइट? वर्टिकल सैंड कॉलम्स इंस्टॉल्ड इन clay soil on which embankment is to be constructed. Sand drains are installed by driving a casing through the clay layer. तीसरा है इसकी permeability के बारे में और इसकी gradation के बारे में कि suitably graded sand having a permeability of at least 1000 times more than the clay soil. ठीक है, परमेबिलिटी क्यों ज़्यादा होनी चाहिए? ताकि इसमें से ड्रेनेज आसानी से हो पाए, पानी की टेंडेंसी इसकी तरफ जाने की हो, राइट। कि कम से कम जो परमेबिलिटी है, जो मैंने आपको बताया कि कम से कम इसकी 1000 टाइम्स तो परमेबिलिटी हो ही, क्ले लेयर के कंपेयर करें अगर हम, तो कम से कम तो 1000 टाइम्स परमेबिलिटी इस सैंड ड्रेन्स की होनी ही चाहिए, जो हम सैंड इसके बीच में डाल रहे हैं। उसकी वजह से जो परमेबिलिटी बन रही है हमारे सैंड कॉलम की, एटलीस्ट 1000 टाइम्स हो, ज़्यादा हो तो और भी अच्छा है, पर कम से कम 1000 टाइम्स तो होनी ही चाहिए कंपेयर टू द क्ले लेयर, राइट। नेक्स्ट, द स्पेसिंग ऑफ सैंड ड्रेन्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैरामीटर। इनकी स्पेसिंग, क्योंकि जो ड्रेनेज होनी है वो तो हाफ, जो स्पेसिंग है उसको हम हाफ डिवाइड कर दें, तो आधे के जो इस साइड वाला पानी है वो इधर से जाएगा, जो इस साइड वाला पानी है वो इधर से निकलेगा, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा स्पेसिंग होगी उतना ज़्यादा पानी को ट्रैवल करना पड़ेगा, उतनी कम रेट से कंसोलिडेशन होगी। अगर स्पेसिंग कम हो तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, तो जल्दी जल्दी कंसोलिडेशन होने लगी, ठीक है। इसलिए स्पेसिंग ऑफ सैंड ड्रेन्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैरामीटर in our sand drains, in the design of our sand drains.
दिस स्पेसिंग ऑफ सैंड ड्रेन्स शुड बी लेस देन द थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर। इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है दैट द स्पेसिंग शुड बी लेस देन द थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट। अब बाकी के मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखता हूँ स्मीयर इफेक्ट के बारे में, और जो मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी जो कंसोलिडेशन होती है वो जिन सॉइल्स में होती है उनमें हम इसको यूज़ नहीं करते, उन पॉइंट्स को मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ। अब जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था दैट यूजुअल वर्टिकल ड्रेनेज गवर्नड बाय सीवी, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो हम सिंपली कह रहे थे वो एक्चुअल में कोफिशिएंट ऑफ वर्टिकल कंसोलिडेशन था, राइट। कंसोलिडेशन तो ऐसे ही हो रही है, उसकी सेटलमेंट डेफिनेटली इन वर्टिकल डायरेक्शन ही हो रही है, बट डिसिपेशन ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इन दिस केस वॉज इन वर्टिकल डायरेक्शन। पर अब किस डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट। तो गवर्नड बाय सीवी बिकम्स लेस इंपॉर्टेंट एंड कंसोलिडेशन इज नाउ गवर्नड बाय हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज गवर्नड बाय CH, coefficient of consolidation for horizontal drainage, right. Next point, during the installation of sand drains the clay around the drain may get remolded, thus reducing the value of CH, coefficient of horizontal या coefficient of consolidation for horizontal drainage, right. This is known as smear effect, कि जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज के लिए कम हो जाए उसको हम कहते हैं स्मीयर इफेक्ट। ये क्यों होता है? क्योंकि ड्यूरिंग डिराइविंग रीमोल्डिंग हो जाती है क्ले की, उसकी वजह से हमको स्मीयर इफेक्ट देखने को मिलता है, जो मैंने आपको समझाया था। स्मीयर इफेक्ट शुड बी रिड्यूस्ड टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ सैंड ड्रेन्स। जितना स्मीयर इफेक्ट कम होगा उतनी हमारी इफेक्टिवनेस ऑफ सैंड ड्रेन्स ज़्यादा होगी, राइट। नो, sand drains are ineffective in soils having higher secondary consolidation। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कंसोलिडेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, राइट। कौन कौन सी सॉइल्स? जैसे हाईली प्लास्टिक क्लेज एंड पीट। पीट इज व्हाट? इट इज अ ऑर्गेनिक क्ले, ठीक है। तो उनमें हम सैंड ड्रेन का इस्तेमाल नहीं करते। अब इसी से हमारा वर्टिकल सैंड ड्रेन्स का टॉपिक खत्म होता है और कंसोलिडेशन का चैप्टर भी खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शीयर स्ट्रेंथ के बारे में। अगले लेक्चर में हम शीयर स्ट्रेंथ का टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। अब के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।